हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई तो आप लगातार अपनी करते ही आ रहे हो। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास में हमने मित्रता पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। उसी के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं उसके आधारित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं आज हम, है ना। जो हमने मित्रता पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है पिछली क्लास में, उसी के आज हम गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे आपके साथ मिलकर, आप भी करोगे और हम भी करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम आगे अपने मित्रता पाठ की ओर, पढ़ते हैं। देखिए पहले क्या है, सुनिए और समझिए अच्छे से। आपके एग्जाम में क्या होता है, एक गद्यांश पूछा लिखा हुआ होता है, जिस प्रकार से सेम ऐसे ही लिखा होगा, ऐसे ही उसने लाइन की रखी होंगी। ठीक है, आपके गद्यांश में और पूछा गया होगा, आपसे पूछा जाएगा। देखिए ऐसे पूछेगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो गद्यांश लिखा होगा, इसका आपको क्या करना होगा, पहले हमको संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ये लिखी हुई है लाइन, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जो लाइन हुई है इसको कहते हैं रेखांकित अंश। तो ये कहेगा आपसे, क्वेश्चन रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको पढ़ना होगा और आपको व्याख्या करनी होगी। इस प्रकार के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले पार्ट में से, दूसरे में से, तीसरे में से किसी का भी वो पूछ सकता है। प्लस में वो ये भी पूछ सकता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यही दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यही दो क्वेश्चनों पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो पहला गद्यांश पढ़ते हैं हम। पहला गद्यांश है, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया ये? हाँ जी, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। पहली क्लास में मैं सबको करा चुकी हूँ। अब देखिए क्या कह रहा है ये, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे जीवन आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपमार्जित होते हैं और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। मैं सभी का आपको पहली क्लास में व्याख्या कर चुकी हूँ, है ना। अब रेखांकित अंश की हमको व्याख्या करनी है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का बनावे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अब ये हमने आपके एग्जाम में आया, मैं पहले आपको ये समझा रही हूँ आपके एग्जाम में आएगा कैसे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे एक पैराग्राफ दे रखा होगा, आपसे पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। आपको रेखांकित अंश को काफी अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। और सेम ऐसा ना हो कि आप इसको डिक्टो ऐसे ही उतार दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा, आपको करना क्या होगा कि आपको अपनी भाषा में सरल तरीके से लिखना होगा। जितना आप अच्छा लिख लोगे, जितने वर्ड अच्छे अच्छे चॉइस कर लोगे, जितने सरल से सरल लिख लोगे, उतने ही मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है ये। पहला क्वेश्चन है इसका, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन कहता है इसका, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो अभी हमने प्रस्तुत गद्यांश, जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा है, उसका हमको संदर्भ लिखना है। तो आपको एग्जाम में संदर्भ लिखना होगा। प्रस्तुत गद्यांश, सभी बच्चे ज्यादातर पूछते हैं कि हम संदर्भ लिखना भूल जाते हैं, संदर्भ लिखना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? बड़ा ही इजी है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। लिखना है बहुत ही, आप अगर रट्टा मार रहे हो तो रट्टा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
अगर अपनी भाषा में लिखना चाहते हो, अपने शब्दों में लिखना चाहते हो और ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड की मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। यानी कि जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के, कौन सा गद्य खंड पढ़ रहे हैं हम, सबसे ज्यादा याद रखने की बात है गद्य खंड। क्या पढ़ रहे हैं, गद्य खंड हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। आपको दो बातें याद रखनी है। अब क्वेश्चन आता है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आता है, ध्यान इधर ही, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी हमने अंश पढ़ा है उसकी व्याख्या क्या कहती है, आपको लिखना है शुक्ल जी कहते हैं। ये आपको एक तरीका बताया जा रहा है, जरूरी नहीं है आप इसको ही नकल करो, इसको ही चीटिंग करो, इसको ही रट्टा मार लो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बच्चे को लगे कि मुझे तो यही इजी लग रहा है तो आप रट्टा भी लगा सकते हो, लेकिन कहने का सीधा मतलब ये होता है रेखांकित अंश की व्याख्या में कि आपको अपनी भाषा में लिखना होता है, सरल से सरल, जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे वो लिखना होता है, ठीक है। अब देखते हैं, शुक्ल जी का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्राय अपरिपक्व ही होते हैं। यानी कि जब हम घर से निकलकर बाहर कार्य शुरू करते हैं तब हम अपरिपक्व यानी कि आधे पके हुए ही होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है, उस समय जो हमारा मन है वो एकदम कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, यानी कि हम जिस किसी भी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम अपरिपक्व होते हैं तो वहां हमें अपने अच्छे और बुरे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं, जो हमारे विचार हैं वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं, और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित नहीं होता है, और जो हमारा स्वभाव है, नेचर है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। उस समय हम जब कक्षा 10 में होते हैं उस समय हम एक अपरिपक्व होते हैं, यानी कि आधे पके हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछ सकता है, आपको गद्यांश में गद्यांश देगा और पूछ लेगा कैसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। कैसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, मैंने जब व्याख्या कराई थी तो सभी को समझाया था, एक बार बताइए। हाँ जी, तो लेखक कहते हैं हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें कैसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें उनकी हर बात को बिना रोक टोक बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। और बुरा है, ऐसे लोगों का साथ करना और ज्यादा बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, यानी कि हमें कैसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, आपको लिखना है हमें ऐसे लोगों को साथ नहीं करना चाहिए जो अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, और हमें ऐसे लोगों का साथ और नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का साथ करना और ज्यादा बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड गद्यांश है, हम लोग हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। हम लोग यह नहीं सोचते कि हमें मित्र यानी कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें तब नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। एक प्राचीन विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास एक विश्वास पात्र अगर मित्र होगा ना, उससे हमारी बहुत रक्षा होगी।
जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यदि विश्वास पात्र मित्र जिसको भी मिल जाए उसको समझना चाहिए कि उसको खजाना मिल गया। ठीक है, खजाना मिल गया। अब देखिए रेखांकित अंश क्या कहता है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। जो विश्वास पात्र मित्र होता है वो जीवन की एक दवा है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, हमें अपने जो मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है, उनसे यह आशा रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमें उत्तम संकल्प में तो दृढ़ करेंगे। यदि हम कोई भी दोष करेंगे, गलती करेंगे, उससे भी वो हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, यानी कि हमारे सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम को मजबूत करेंगे, पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, जब हम कुमार्ग यानी कि बेकार रास्ते पर चलेंगे, तब वो हमको सचेत करेंगे, तब वो हमको अलर्ट करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे यानी कि जब हम निराश होंगे, तब वो हमें उत्साहित करेंगे। वे हमको उत्साहित करेंगे जब हम निराश होंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे, यानी कि हमारे जो दोस्त होंगे हमें अच्छा जीवन व्यतीत करने में हर तरह से हेल्प करेंगे। ठीक है, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है, यानी कि जो सच्ची मित्रता होती है उसमें अच्छे से अच्छे वैध यानी डॉक्टर सी निपुणता होती है। अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। एक अच्छी माता में जैसे धैर्य होता है ना, उसी तरह एक अच्छे मित्र में भी होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमने पूरा गद्यांश पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम बताइए। क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम बताइए। बताएगा कोई बच्चा? तो आपको लिखना है उत्तर में, यह गद्यांश मित्रता नामक, यह गद्यांश मित्रता नामक, जो मित्रता नामक है इसको हाईलाइट कर देना है। एग्जाम में दो ही पेन यूज होते हैं, ब्लैक पेन और एक आपका ब्लू पेन। तो यह गद्यांश मित्रता नामक, आपको मित्रता नामक जो लिखा हुआ है हाईलाइट करना है। नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, यह गद्यांश मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश था उसकी व्याख्या करने को कह रहा है। अभी मैंने आपको समझाया है विश्वास पात्र में जीवन की एक औषधि है, दवा के समान होते हैं। उनको हमें, जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो वो हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाते हैं। वही सब हमको अपने शब्दों में लिखना होता है। लेकिन एक बार देख लेते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि जो मित्र विश्वास के योग्य होता है, जो मित्र विश्वास के योग्य होता है यानी विश्वास के लायक होता है, जीवन में उससे बहुत बड़ी सुरक्षा रहती है, यानी कि जीवन में हमें उससे बहुत बड़ी सुरक्षा रहती है। जिसे विश्वासी मित्र मिल जाए, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, ये समझो उसे जीवन की अमूल्य निधि मिल गई है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सच्ची मित्रता की विशेषता क्या है। क्वेश्चन है, सच्ची मित्रता की विशेषता क्या है? तो आंसर होगा इसका, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की से निपुणता और परख होती है। सच्ची जो मित्रता होती है उसमें उत्तम से उत्तम वैध यानी डॉक्टर सी निपुणता और परख होती है। अच्छी माता का धैर्य होता है और कोमलता होती है। अभी हम पीछे पैराग्राफ में पढ़ के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए तीसरा क्या कहता है हमारा। देखिए गद्यांश को पढ़िए, अच्छे से समझिए, इसका अर्थ जितना भी आप लेने की कोशिश करोगे, अपने से निकालोगे, बहुत अच्छा आ जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। अपनी भाषा में लिखना है, जो मैं आपको समझा रही हूँ
आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, यदि आपको ऐसा अच्छा लग रहा है आप ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों तरीका आपके लिए ही है, ठीक है। तीसरा कहता है मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। मित्र केवल हम उसे ही नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे हम प्रेम न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम हम निकालते रहें, यानी कि जिससे हम अपने छोटे छोटे काम तो निकलवाते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें, भीतर ही भीतर उससे नफरत करते रहें। मित्र ऐसे नहीं होने चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रतक के समान होना चाहिए। मित्र हमारा एकदम सच्चे जैसे पथ प्रतक सच्चे जैसे एक रास्ता होता है, हमें सच्चाई का रास्ता, यानी कि ऐसा ही होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। ऐसा मित्र होना चाहिए सच्चा जिस पर हम पूरा अपना विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, मित्र भाई के समान होना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने भाई पर पूरा विश्वास कर सकते हैं वैसा ही मित्र होना चाहिए, हमें उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के भी सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि झूठा दिखावा चल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ऐसी सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए कि यदि किसी एक का हानि हो रही है तो वो भी दूसरा अपना उसे हानि समझे, ना कि ऐसा हो कि अरे इसका बुरा हुआ, इसका बुरा हो गया, हमें क्या करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि एक मित्र हमारा दुखी है तो दूसरे मित्र को लगे कि ये दुख मुझे ही हो रहा है, ऐसा हमारा मित्र होना चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है, मित्रता के लिए जरूरी नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों। मित्रता के लिए जरूरी नहीं है कि जो दो मित्र हैं वो एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो एक ही इंटरेस्ट के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है, ठीक है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। जो दो भिन्न प्रकार के मनुष्य है ना उसमें भी बराबर प्रीति यानी प्रेम और मित्रता रहती है। जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के नेचर वाले, एक ही पसंद के लोग एक मित्रता हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। जो हमारे राम थे वो एकदम शांत स्वभाव के थे, धीर थे, धैर्य धारण करने वाले थे। वहीं हमारे जो लक्ष्मण थे वो उग्र और उद्धव स्वभाव के थे। वहीं जो हमारे लक्ष्मण थे वो ऊधमी टाइप के थे, ऊधमी स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम स्नेह था, लेकिन दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ और प्रेम था, ठीक है। उनका जो नेचर था वो सेम नहीं था। जरूरी नहीं है कि मित्रता वही हो कि जहाँ सेम हो, एक जैसी चीजें पसंद हो। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में किसी को दाल चावल पसंद है तो जरूरी नहीं है दूसरे भी दोस्त को जरूरी नहीं है कि वो दाल चावल ही पसंद हो। दूसरे दोस्त को हो सकता है मटर पनीर पसंद हो, फिर भी उन दोनों में गहरी मित्रता हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। वही मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, वही है, एक बार फिर देख लेते हैं। यह गद्यांश हमारी मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश हमारी मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न क्या कहता है दूसरा, देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो हमारा उत्तर है शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं सुनिए एक बार, कि दो मित्रों के मध्य सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। जो दो मित्र हैं उनके बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। एक की हानि को दूसरा अपनी हानि समझे, अभी समझाया मैंने। वह एक के लाभ को दूसरा भी लाभ समझे। यदि एक को हानि हो रही है तो वो भी अपनी हानि समझे, यदि दूसरे को लाभ हो रहा है तो वो भी अपना लाभ समझे। सुख दुख में समान हो, यानी कि जो सुख दुख है उन दोनों में समान होना चाहिए, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना सबके, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए बताइए।
तो मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, झूठा मूठा मित्र बनाना नहीं है। अब मित्रता पाठ पढ़कर हमको ये समझ आ गया है कि हमको मित्र की चुनाव कैसे करना है, मित्र हमारा कैसा होना चाहिए। इसीलिए तो आपके सिलेबस में ये दे रखा है। आपकी एज है 10th क्लास में हो, मित्र बनाते हो, तो ये आपके लिए दे रखा है कि आपको अब मित्र कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब तीसरा है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। मित्र का जो कर्तव्य है वो किस प्रकार बताया गया है? उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और आहेश दिलाना। ये गलत लिख गया है या कुछ और होगा? उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और यहाँ कुछ गलत शब्द है ये, इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, दिल यहाँ एक सेकंड में देख कर बताती हूँ। ठीक है, कि तुम यहां से इसे छोड़ दीजिएगा, मन बढ़ाना, और यहां से इसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये गलत टाइप हुआ है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना कि तुम जितनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए? जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ठीक है, मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। मित्र जो हो तो एकदम प्रतिष्ठित हो और शुद्ध हृदय के हों, शुद्ध मन वाले होने चाहिए, और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। सत्य यानी कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले होने चाहिए, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें। मित्र कैसे होने चाहिए? शुद्ध हृदय वाले होने चाहिए। ठीक है, और पुरुषार्थी हो, शिष्ट हो यानी कि एकदम अच्छे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं भी गली वली में चलते फिरते उनकी बदनामियां हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्यनिष्ठ हो यानी कि सत्य रास्ते पर चलने वाले होने चाहिए, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें, जिससे कि हम खुद को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार धोखा न होगा। यानी कि हम खुद को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह देख सकें और यह हमको पता हो कि ये मेरा सामने वाला मित्र है, ये मेरे लिए कभी भी गलत नहीं करेगा, इससे मेरे लिए कभी भी धोखा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या कहता है इसका, ये देखिए। उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ वही रहेगा आपका, बार बार संदर्भ चेंज नहीं होगा, संदर्भ एक ही रहेगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता पाठक नाम से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यही रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको अभी करके बता चुकी हूँ। ठीक है, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए? उत्तर है, हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक ज्यादा आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। यानी कि उन लोगों की बातें हो रही हैं जो लोग ऐसे होते हैं जो खुद में ही मगन रहते हैं। ठीक है, यानी कि गलियों में ठड्डा लगाते हैं, नाच गानों में जाते हैं, थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं,
यानी कि जो अपने मजे में मस्त रहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये उन लोगों की बातें हो रही है, ठीक है। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं। ऐसे जो लोग रहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो खुद से ही मतलब रखते हैं, खुद के मजे में मस्त रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं, ना उनके लिए कोई जो वीर अद्भुत जो लोग हुए हैं हमारे यहाँ, उनके लिए कोई भी कर्म नहीं किया है। और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं, ना उनके लिए कोई ऐसे ग्रंथकार हैं जो अच्छे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता में उमंगें उठती हो, ठीक है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है। जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो खुद के मजा में मस्त रहते हैं, उनके लिए ना तो कोई ग्रंथकार हुए हैं, ना कोई कवि हुए हैं, ना उनको फूल पत्तियों में कोई सौंदर्यता सुंदरता दिखती है, ना ही झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनको कोई मतलब ही नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद ही नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न यानी कि सच्चे प्रेम का कोई पुरुषार्थ का आनंद ही नहीं है। उनके भाग्य में सच्चे प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, ठीक है। अब रेखांकित अंश क्या कहता है, हमें मेन फोकस वहां करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको रेखांकित किया होगा और वो वहीं से पूछ रहा होगा, ठीक है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहती है, जिनका जो मन है, इंद्रियां हैं, वो अपने में ही लिप्त रहती हैं, जिनका हृदय नीचा से और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नासमोक प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब रेखांकित अंश हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मैं आपको बता चुकी हूँ 2 बार, अब आप खुद से लिखोगे, ठीक है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या मैंने अभी जस्ट बताई दी है आपको, ठीक है, पीछे, कि हमें जो लोग ऐसे होते हैं खुद में ही मग्न रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ना तो कोई कवि हुए हैं, ना कोई ग्रंथकार हुए हैं, ना कोई महान पुरुष, ना कोई महात्मा हुए हैं, ना उनको फूल पत्तियों में कोई सुंदरता नजर आती है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। इनका जो जीवन है वो व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, हमें कैसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें कैसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा है यहाँ। तो जिनकी आत्मा उनके इंद्रिय विषय में ही लिप्त है, जिनकी जो आत्मा है वो खुद में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कुलसित है, ऐसे नासमोक प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा, ठीक है। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, समझ आ रहा है ना, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है ना। आप एक बार व्याख्या देख लोगे ना, व्याख्या वाली क्लास आपको जरूर देखनी पड़ेगी। यदि आपने व्याख्या वाली क्लास अच्छे से कर ली तो ये आपको करना बड़ा ही इजी लगेगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है। तो मैंने व्याख्या वाली क्लास में आपको एक एक व्याख्या करके बताई है, आपको वहां एक स्टोरी की तरह से सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टोरी होती है ना एक कहानी, उसी तरह से सब कुछ याद हो जाएगा। फिर आप इनको आराम से कर लोगे, आराम से कर ले जाओगे, मुझे अच्छे से पता है। एक बार उस क्लास को लीजिएगा तब इस क्लास को लीजिएगा। कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और संप्रति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बुद्धि का भी क्षय करता है यानी कि नाश करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, ठीक है, जो उसे दिन दिन अवनति की गड्ढे में गिराती जाएगी
और यदि अच्छी होगी, यदि उसकी संगति, उसकी मित्रता अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान, यानी कि सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कुसंगत का क्या प्रभाव होता है, अथवा कुसंगत का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना होगा, पैराग्राफ में ही आपको क्वेश्चन दे रखा है। कुसंगत का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता है, ठीक है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, निकल आया है ना, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, ठीक है, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, निकाल लोगे ना, आपके क्वेश्चन देगा कुसंगत का प्रभाव होता है, अथवा कुसंगत प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, तो उत्तर आपका संपूर्ण गद्यांश में निकल आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। यदि जो युवा पुरुष है उसकी संगति गलत होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आंसर दिखते हैं। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अभी ग्राफ पढ़ के आए हैं, सेम लिखा हुआ था ना, चक्की के समान होगी, जो उसे दिन अवनति की ओर गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखो बेटा, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैराग्राफ में आपके आंसर छिपे रहते हैं, वो आपको सेम पैराग्राफ वैसे का वैसा ही डिक्टो नहीं उतारना है। पहली बात ये याद रखनी है, आपको उसी पैराग्राफ में देखकर अपने शब्दों में परिवर्तन करके उसका आंसर लिखना होता है। सिर्फ इतना करना होता है आपको, बहुत ही इजी होता है, हमको गद्यांश में से ही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखें। और हाँ, एक बात और जरूर, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।